स्टूडेंट्स, आदर्श डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील गौड़। आपका जो नेक्स्ट वीडियो जो पहले का जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है, उनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में पढ़ा। इंटरनल के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटरनल है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक है, अवायवीय और वायवीय दो प्रकार के हमने पढ़े थे। इनको ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो हमने अनॉक्सी श्वसन के बारे में हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे ड्रॉप किया था, तो यहाँ से हम वापस स्टार्ट करते हैं कि अनॉक्सी श्वसन क्या होता है। इसके बारे में हमने देखा था कि ये ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में, यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बैक्टीरिया और यीस्ट की कोशिकाओं में क्या होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मांसपेशियों में तो किसका निर्माण होगा, लैक्टिक अम्ल का, और बैक्टीरिया और यीस्ट की सेल्स में किसका निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और इसे शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये इमेज के बारे में भी हमने देखा था कि ये जो यीस्ट है वो ग्लूकोज का क्या कर देता है, किण्वन कर देता है, और किसका निर्माण कर रहा है, एथेनॉल का। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये देखी थी। और इसमें ये एक इसका वाणिज्यिक उपयोग भी हमने देखा था कि इसमें किण्वन की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, शराब और सिरके का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये अनॉक्सी श्वसन, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं आगे। देखिए अनॉक्सी श्वसन जो है ये, इसमें क्या होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और उसके बाद में पायरुविक अम्ल के अपघटन से एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता कहाँ पर है, ये देखिए कहाँ पर होता है। ये प्राय जीवों में गहराई में स्थित ऊतक जो होते हैं, गहराई में स्थित, कहाँ पर स्थित, गहराई के अंदर। ठीक है, जैसे हमारी शरीर की मांसपेशियां जो है, ठीक है, वो गहराई में स्थित होते हैं, उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो वातावरण के साथ में नहीं होता, तो वहाँ पर जो संचित ऑक्सीजन है, जितनी मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है वो सीमित मात्रा में होती है। तो क्रिया होने के बाद में, जो उपापचयी क्रिया है उनके होने के बाद में क्या होता है, उनमें ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, इनकी कोशिकाओं के द्वारा अनॉक्सी श्वसन की क्रिया करके लैक्टिक एसिड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उसमें बीजों के अंदर और फलों में भी ये होता है। ये इनमें तो थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है, जब आवश्यकता होती है तभी होता है। लेकिन ये यीस्ट की कोशिकाओं में और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, यीस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मली जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन है वो होता रहता है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक जो है अपना कि किस प्रकार का इसमें श्वसन जो है, श्वसन के अंग है, अलग अलग प्रकार के जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले शरीर की सामान्य सतह के द्वारा, ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन की क्रिया शरीर की जो सामान्य सतह है, या इसको कह सकते हैं हम स्किन कह सकते हैं, ठीक है, या कोशिका झिल्ली है सूक्ष्म जीवों के अंदर, उसके द्वारा क्या होगा, श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले देखिए इसमें शरीर की सामान्य सतह के द्वारा रेस्पिरेशन है। क्यों, अब देखो इन जीवों में क्या होता है कि इनमें कोई भी श्वसनांग है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, तो शरीर की सामान्य सतह ही क्या करेगी, श्वसन का कार्य करेगी। इसमें जलीय व अर्धजलीय वातावरण में रहने वाले जो जीव है उनमें जैसे अमीबा है, स्पंज है, ठीक है, इनमें, और इनके अलावा जो एम्फीबियंस में मेंढक जो है, इनके अंदर भी क्या होता है, शरीर की सामान्य सतह, मेंढक के अंदर त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है, उसमें क्लॉम भी पाए जाते हैं और फेफड़े भी होते हैं। तो तीनों प्रकार से वो श्वसन की क्रिया कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा, सामान्य सतह के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसमें श्वसन अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव। इसमें एग्जाम्पल देखिए, अमीबा, स्पंज, मेंढक। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा जो है वो है क्लॉम। क्लॉम के द्वारा रेस्पिरेशन किसमें होता है, जानते हो आप, जलीय जीवों के अंदर जो मछलियां हैं
मछलियों में सामान्यतः किस प्रकार का श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम के द्वारा श्वसन होता है। ये जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसमें घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन की क्रिया के द्वारा। इसमें देखो, इसमें ये गैसीय विनिमय के विशिष्ट अंग होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जलीय श्वसन होता है। इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कह सकते हैं? जलीय श्वसन, एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी इसको कहा जा सकता है। इसमें ये जो ऑक्सीजन है वो क्लोम के द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन ग्रहण करने का जो अंग है, ऑर्गन है, वो कौन है? क्लोम है। तो क्लोम के द्वारा क्या करते हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। फिर देखिए, इसमें CO2 निकाली जाती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? मछलियों में गिल्स, दरारें पाई जाती है, और ये जो गिल्स है वो किस में पाया जाता है? दरारों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दरारों में स्थित होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो ये फिशेज हैं, मछलियां हैं, मोलस्क हैं, ऑर्थोपॉड्स हैं, ये इसके अंदर इसके सदस्य होते हैं, जिनमें किस प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है? क्लोम श्वसन अंग के रूप में पाया जाता है। तीसरे प्रकार के जो जीव है जिनमें ट्रैकिया या श्वास नली के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। किसके द्वारा? ट्रैकिया या श्वास नली। इसमें और कोई भी किसी भी प्रकार का अंग नहीं होता, सिर्फ क्या पाई जाती है? ट्रैकिया या श्वास नली होती है, जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इसमें देखिए, कुछ कीट जो होते हैं, कीट और कुछ मछलियां हैं, कुछ मछलियों में भी इस प्रकार का गैसीय विनिमय पाया जाता है, ठीक है। इनमें पतली शाखित उत्तकों तक फैली हुई नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ये नलिकाएं शरीर के उत्तक जो होते हैं उन उत्तकों तक फैली रहती है सीधी, ठीक है। तो वहीं से ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और शरीर के कोशिकाओं तक, उत्तकों तक पहुंचाने का काम है ये ट्रैकिया ही करती हैं, ठीक है। तो ये O2 और CO2 को उत्तकों तक पहुंचाने व निकालने का कार्य करते हैं। वहां से CO2 O2 को पहुंचाने का और CO2 को निकालने का काम करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कौन से आते हैं? इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीट जो होते हैं, वो इसके अंदर किस प्रकार से? ट्रैकिया द्वारा इसमें श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। फिर है अगला है इसमें फेफड़े, लंग्स, ठीक है। लंग्स जैसे आप जानते हो, सभी के सभी जो कशेरुकी होते हैं, कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर सामान्यतः किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? किस प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं? फेफड़े या लंग्स होते हैं। इनमें O2 और CO2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा। और इसके लिए इनमें एक श्वसन वर्णक होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है, जोड़ करके उत्तकों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक ट्रेवल एजेंट की तरह काम करता है, ट्रेवल कराता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ये श्वसन वर्णक है, वो इसमें सहायक होता है, ठीक है। तो ये हो गए श्वसन अंग विभिन्न प्रकार के जीवों के अंदर जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अब जो हमारा टॉपिक है इसमें बुक में जो हमें पढ़ना है मेनली, वो है मानव का श्वसन तंत्र। हमारे सिलेबस में यही टॉपिक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी उत्पत्ति देखिए, ओरिजिन कहाँ से हो रही है? भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है, ठीक है। भ्रूणीय झिल्लियाँ जो है, आंतरिक झिल्लियाँ, उसमें हमने पढ़ा था जो गैस्ट्रुलेशन के टाइम में ये 3 झिल्लियाँ बनती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इसमें से ये जो है एंडोडर्म, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। तो श्वसन तंत्र की उत्पत्ति जो है वो किससे हो रही है? एंडोडर्म से होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो आता है रेस्पिरेटरी पाथ और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथ और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो 2 भाग होते हैं। किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सबसे पहले देखते हैं हम पहला पार्ट, कौन सा? रेस्पिरेटरी पाथ या श्वसन पथ जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। तो इसमें देखिए, इसके निम्न भाग हैं। कौन कौन से भाग है इसमें? एक तो एक्सटर्नल नास, बाह्य नासा छिद्र। दूसरा होता है नेजल ट्रैक्स, नासा मार्ग। तीसरा भाग है इसका फेरिंक्स, और फिर है वायु नाल, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो
सबसे पहले देखते हैं हम बाह्य नासा छिद्र जो है। सबसे पहले इसमें डायग्राम के द्वारा देखिए इसमें कौन कौन से भाग हैं जो इसमें पाए जाते हैं। नासा द्वार जो है सबसे बाहर का भाग है, ये नासा द्वार। इसके द्वारा जो वायु है वो शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद में नासा मार्ग या नासा गुहा में ये चली जाती है वायु। यहाँ से ये ग्रसनी में प्रवेश करती है, ग्रसनी से श्वास नली में, और श्वास नली से ये कहाँ जाती है, श्वास नली से वायु कूपिकाओं में या फेफड़ों में ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो वायु है जो सबसे पहले ये नासा छिद्रों के द्वारा प्रवेश करेगी वातावरण से। उसके बाद में नासा गुहा में आती है, यहाँ से ग्रसनी में, और ग्रसनी से ये कंठ वाला भाग है, और कंठ से श्वास नली से होती हुई ये कहाँ पर, फेफड़ों में प्रवेश करती है वायु। ठीक है, तो ये इसका पाथ रहेगा, श्वसन पथ इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस पाथवे के द्वारा आगे ये कहाँ जाती है, यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है, ये जो श्वास नली है ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वास नली में विभाजित हो जाती है, और इसके बाद में आगे जो ये श्वसनियाँ जो होती हैं ये श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, और श्वसनिकाएँ आगे वायु कूपिकाओं में, और वायु कूपिकाओं से कूपिकाओं के अंदर ये प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो ये वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं, इनके अंदर अंत में ये वायु प्रवेश करती है, और यहीं से जो वायु है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्वसन तंत्र का डायग्राम। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो सबसे पहला भाग है किसका, नेजल पाथ का, जो रेस्पिरेटरी पाथ जो है, श्वसन पथ जो है उसका। सबसे पहला है बाह्य नासा छिद्र, एक्सटर्नल नेजल पोर। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2, या हम कह सकते हैं एक जोड़ी नासा छिद्र हैं वो पाए जाते हैं ऊपरी औष्ठ के ऊपर। ठीक है, जो अपना जो शीर्ष भाग है उस भाग के अंदर ऊपरी औष्ठ के ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, और ये नासा छिद्र क्या करते हैं, वायु को वायुमंडल से ग्रहण करने का काम करते हैं। ये कौन से भाग में खुलते हैं, वेस्टिब्यूल। ठीक है, नासा छिद्र के जस्ट पीछे का भाग जो है वो क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल या प्रघाण कहलाता है। तो यहाँ पर ये प्रवेश करती है वायु। उसके बाद में ये वायु जाती है कहाँ पर, नेजल ट्रैक या नासा गुहा के अंदर ये प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो नासा मार्ग के पीछे का जो भाग है, अंदर का भाग है, जो गुहा पाई जाती है या मार्ग जो होता है, पाथ होता है, ये क्या कहलाता है, नासा मार्ग, नेजल ट्रैक्स या नेजल कैविटी कहलाती है। ये जो भाग है, ये जो मार्ग है, इसके अंदर 4 प्रकार की अस्थियां हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला व एथमॉइड। इन अस्थियों के द्वारा ये जो पूरा का पूरा भाग है नेजल कैविटी का वो बना हुआ होता है। इसके बारे में हम जो स्केलेटल सिस्टम वाला जो चैप्टर है अपना, उनमें इन अस्थियों के बारे में देखेंगे डिटेल से। इसमें देखिए नासा मार्ग के कितने भाग हैं, 3। एक तो प्रघाण, एक श्वसन पथ होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है श्वसन भाग, और तीसरा भाग होता है ऑल्फैक्टरी पार्ट या घ्राण भाग। तो सबसे पहला भाग आ जाता है प्रघाण भाग या वेस्टिब्यूल जिसको कहते हैं। ये सबसे छोटा भाग है, सबसे पहले का भाग है, और ये देखिए ये चीज़ है किरेटिन विहीन स्तरित उपकला का ये भाग बना हुआ होता है। यानी इसमें जो स्तरित उपकला होती है, उपकला कोशिका हमने उत्तक पढ़े थे 11th क्लास में। ठीक है, टिश्यू के बारे में पढ़ा था हमने, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने जो सिंपल टिश्यू होते हैं उनके अंदर हमने पढ़ा था उपकला उत्तक जो है उसके बारे में पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं इनके अंदर ये होता है स्तरित, यानी इसकी जो कोशिकाएं हैं वो स्तरों के रूप में पाई जाती है, और ये भी किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, किरेटिन विहीन, यानी इनमें किरेटिन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये किरेटिन विहीन स्तरित उपकला के द्वारा ये ढका हुआ होता है। कौन सा भाग ढका हुआ होता है, प्रघाण भाग। दूसरा भाग आता है आपका कौन सा, नेजल पाथ या नेजल कैविटी जो है वो। ठीक है, श्वसन भाग इसका, नेजल कैविटी का कौन सा भाग आता है, श्वसन भाग। श्वसन भाग में आप देखिए
रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर ये मध्य भाग है। सबसे पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला भाग हमने पढ़ा था कौन सा पढ़ा था हमने? सबसे पहला भाग वेस्टिब्यूल। दूसरा भाग पढ़ा था, दूसरा भाग है ये कौन सा? रेस्पिरेटरी रीजन या श्वसन भाग। ये मध्य भाग है, मिडल पार्ट है इसका, और जो कहाँ पर खुलता है? घ्राण भाग में खुलता है। ऑल्फैक्टरी रीजन जो है उसके अंदर ये, या ऑल्फैक्टरी पार्ट जो है उसके अंदर ये भाग खुलता है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर क्या होता है? श्वसन से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर होती है। यहाँ पर इस भाग के अंदर क्या पाई जाती है? रोम जो है वो पाए जाते हैं। इसी के साथ में श्लेष्मा झिल्ली है, वो भी यहाँ पर स्थित होती है। जो रोम और श्लेष्मा झिल्ली है वो श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं। जो बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव है और जो कण होते हैं धूल मिट्टी के, उनको शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। तीसरा भाग होता है घ्राण भाग, ऑल्फैक्टरी रीजन या ऑल्फैक्टरी पार्ट भी कह सकते हैं इसको। ये पार्ट जो है यहाँ पर क्या होता है? संवेदी उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संवेदी उपकला, तंत्रिका संवेदी उपकला, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, ये पाई जाती है। ठीक है, तो तंत्रिका संवेदी का मतलब समझ गए ना, कि तंत्रिका तंत्र से इनका कंट्रोल होता है, और ये संवेदनाओं को, कौन सी संवेदनाओं को? घ्राण संवेदनाओं को कहाँ पहुंचाती है? मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। तो घ्राण संवेदनाओं को ग्रहण कौन करता है? कौन सा भाग करेगा? घ्राण भाग या ऑल्फैक्टरी रीजन है, ये करता है। इसके ऊपर कौन सी उपकला पाई जाती है? तंत्रिका संवेदी उपकला पाई जाती है, जो गंध को ग्रहण करने का काम करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो उपकला है उसको क्या कहते हैं? घ्राण उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण उपकला, या इसको स्नीडेरियन उपकला या स्नीडेरियन कला या स्नीडेरियन झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, इनके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं जिनको जैकबसन के अंग कहते हैं। ठीक है, हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था, जो इंसाइजर्स हैं उनके ऊपर जो छिद्र जाते हैं और वो कहाँ पर खुलते हैं? जैकबसन के अंगों में खुलते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी ये जैकबसन के अंग होते हैं जो घ्राण संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा किसका पता लगाया जाता है? बताइए, गंध का पता लगाया जाता है। ठीक है, किसका पता लगाया जाता है? गंध का पता लगाया जाता है। इसके बाद में आपका अगला पार्ट आता है नासा छिद्र व नासा गुहा के कार्य। अगला टॉपिक कौन सा है? नासा छिद्र व नासा गुहा के कार्य। क्या काम करती है ये नासा गुहा? नेजल कैविटी है या नेजल पोर्स जो है वो क्या काम करते हैं? तो इसमें देखिए, नासा गुहा के अंदर क्या होगा? इसमें टर्बाइनल अस्थियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? टर्बाइनल अस्थियां, घुमावदार अस्थियां इसके अंदर पाई जाती है। किसमें? नासिका गुहा के अंदर। ठीक है, और ये घुमावदार अस्थियां क्या काम करती हैं? जब वायु अंदर प्रवेश करती हैं नासा छिद्रों के द्वारा नासा मार्ग में जब जाती है, तो वहाँ से ये श्वसन तंत्र में भेजने से पूर्व ये क्या करेगा? टेम्परेचर जो है उस वायु का, उस टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करती है ये अस्थियाँ। और इस पर पाई जाने वाली जो श्लेष्मा झिल्ली है, वो श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है? वायु को नम बनाती है, और ये जो अस्थियाँ हैं इनके टकराने से, घर्षण के कारण जो वायु का टेम्परेचर है वो उसमें नियमित होता है। ठीक है, ये चक्करदार अस्थियाँ होती हैं, जिसके कारण क्या होता है? भीतर का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है। किसके कारण? टर्बाइनल अस्थियों के कारण। ठीक है, और अंदर ली हुई वायु, देखिए यहाँ पर वायु का ताप शरीर के ताप के बराबर आ जाता है। किसके कारण आ जाता है? बताइए, टर्बाइनल अस्थियों के कारण शरीर का ताप जो है, वायु का ताप है वो शरीर के ताप के बराबर हो जाता है, जिसके कारण अंदर के जो उत्तक होते हैं या श्वसन कला होती हैं उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें अगला कार्य, यहाँ पर स्थित श्लेष्मा ग्रंथियाँ, जो नासा गुहा जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है? श्लेष्मा झिल्ली, जिसमें श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसके द्वारा किसका स्त्रावण होगा? श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। ये क्या करता है? नासिका मार्ग को नम बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, जिससे वायु फेफड़ों में जाने से पूर्व क्या हो जाए? नम हो जाए। ठीक है, और फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान ना पहुंचाए। और यहाँ पर स्थित रोम केशों का जाल, ये जो बाल होते हैं यहाँ पर, ठीक है,
रोम जो होते हैं नासा गुहा के अंदर पाए जाने वाले, ये रोम क्या काम करते हैं, फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये छानते हैं हवा को, बाहर से आने वाली हवा है उसमें धूल मिट्टी के कण भी होते हैं और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो उनको धूल मिट्टी के कणों को और सूक्ष्म जीवों को रोकने का काम जो है वो ये रोम है वो करते हैं। ठीक है, और हानिकारक रोगाणुओं व धूल धुएं आदि के कणों को रोकने का काम ये करते हैं। तो इसमें देखिए फिर अगला पार्ट आता है इसमें फेरिंग्स या ग्रसनी। ग्रसनी भाग है, हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, पाचन तंत्र के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। आपको पता हो तो इसमें 3 भाग, हमने 3 पार्ट पढ़े थे। इसमें ग्रसनी के अंदर कौन कौन सी 3 पार्ट पढ़े थे, एक तो होती है नासा ग्रसनी, एक होती है मुख ग्रसनी, एक होती है कंठ ग्रसनी। 3 भाग हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले देखो नासा ग्रसनी क्या होती है। नासा ग्रसनी जो है वो नासा मार्ग से जुड़ा हुआ भाग है। ये जो नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग से ये आगे की ओर जुड़ती है और वायु को अंदर की ओर ले जाने का काम करती है श्वास नली तक। ठीक है, तो ये नासा ग्रसनी होती है। उसके बाद में ये जो नासा ग्रसनी है वो आगे की ओर कहाँ खुलती है, मुख ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, तो नासा ग्रसनी है वो इस नासा गुहा के द्वारा आंतरिक नासा छिद्रों से जुड़ी हुई रहती है। तो आंतरिक नासा छिद्र है वो किसको किससे जोड़ते हैं, नासा गुहा को नासा ग्रसनी से, और नासा ग्रसनी फिर आगे की ओर कहाँ खुलती है, मुख ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, और मुख ग्रसनी एक ऐसा भाग है जहाँ पर भोजन और वायु दोनों भाग जो है, दोनों चीज़ें हैं वो साथ में प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ से फिर तीसरा भाग आता है कंठ ग्रसनी। तो ये कंठ ग्रसनी है, मुख ग्रसनी है, ये कंठ ग्रसनी में खुलती है आगे की ओर। कंठ ग्रसनी के अंदर 2 छिद्र होते हैं, मैंने बताया था आपको, एक तो गलट या निगल द्वार जिसको बोलते हैं, और एक बताया था ग्लोटिस या घाटी द्वार। ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर, ये ग्लोटिस वाला जो भाग है इसके ऊपर एक क्या होता है, ये ऊपर उपास्थल संरचना दिख रही है आपको, ये संरचना, इस संरचना को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस क्या काम करेगा, एपिग्लोटिस पहले बताया हुआ है मेरा कि एपिग्लोटिस भोजन करते समय, भोजन को निगलते समय, ये जो श्वास नली है उसके जो घाटी द्वार है, हाँ घाटी द्वार है, उसको क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, ढकने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया तीनों प्रकार की जो ग्रसनियां हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है, तो ये मुख ग्रसनी है, बाद में ये ग्रासनाल में खुलती है। एक भाग इसका जो गलट है, घाटी द्वार, गलट सॉरी, दूसरा जो उसमें होता है, किस में खुलता है, ग्रासनाल में। और दूसरा भाग कौन सा होता है, ग्लोटिस, ये कहाँ खुलता है, कहाँ खुलेगा, ये आगे की ओर श्वास नली के अंदर खुलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, ग्रसनी वाला। ठीक है, इसके बाद में इसके बारे में आगे देखते हैं डिटेल में। नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंग्स, दूसरी मुख ग्रसनी, और तीसरा लेरिंगोफेरिंग्स, कंठ ग्रसनी या स्वर यंत्र ग्रसनी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहली है नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंग्स। ये कहाँ पाई जाती है, नासिका भाग जो है इसके पीछे की ओर और कोमल तालु के आगे वाला भाग है। नासिका जो है, नासिका के या नासिका गुहा है उसके पीछे का भाग और कोमल तालु के आगे का भाग होता है। इसमें नासा गुहा से कौन आकर खुलता है, नासा छिद्र। पहले भी बताया था मैंने आपको कि नासा छिद्र क्या करते हैं, नासा गुहा को नासा ग्रसनी से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या खुलती है, एक जोड़ी श्रावणीय नलिकाएं, श्रावणीय नलिकाएं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इसको बोलते हैं यूस्टेकियन नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं होती हैं, यूस्टेकियन नलिकाएं। तो ये यूस्टेकियन नलिकाएं जो है ये नासा ग्रसनी वाले भाग में खुलती है और कहाँ तक जाती है, ये कानों तक, ये मध्य कर्ण से आती है और यहाँ पर खुलती है, जो कर्ण पटह पर वायु का दाब बराबर रखने का काम करती हैं। ठीक है, फिर अगला पार्ट है इसका मुख ग्रसनी या ओरोफेरिंग्स। ये कहाँ होती है, कोमल तालु के नीचे। ठीक है,
और कंठच्छद, कंठच्छद कौन सा होता है, एपिग्लोटिस वाला भाग है, कंठ को ढकने वाला जो भाग है वहां तक फैली रहती है और श्वास के साथ साथ भोजन के सहवन का काम भी करती हैं। ठीक है, इसमें श्वास और भोजन दोनों साथ साथ जाते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा भाग है स्वर यंत्र ग्रसनी या लेरिंगोफेरिंग्स, या इसको कंठ ग्रसनी भी कहा जाता है। यह भाग कहाँ होता है, कंठच्छद यानी एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस के बाद का भाग होता है इसमें, यह कंठच्छद वाला भाग है, इसके पीछे वाला भाग। एक भाग तो इसमें ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और एक भाग इसमें जुड़ा हुआ होता है किससे, श्वास नली से। ठीक है, इसमें दो छिद्र होंगे, पहला छिद्र है वो भोजन नली का द्वार और दूसरा छिद्र श्वास नली का द्वार होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे की ओर भोजन का मार्ग और दूसरी ओर क्या होता है, यहाँ पर एक और क्या होगा, आगे की ओर, यानी इसके आगे जो है वहाँ पर एक और क्या होगा, भोजन, और दूसरी ओर श्वास का मार्ग होता है। ठीक है, तो इसमें ये हो गई तीनों प्रकार की जो ग्रसनियाँ हैं उसके बारे में। अब अपना अगला जो पॉइंट है वो है वाइंड पाइप या वायु नाल। तो इसके बारे में देखिए, वाइंड पाइप क्या होता है, यह नलिका रूपी संरचना है इसमें, और यह नलिका फेफड़ों में आवागमन का मुख्य भाग है, यानी वायु जो होती है ना वो फेफड़ों में जाती है तो उसका मुख्य भाग है वो कौन सा भाग है, वाइंड पाइप होता है। ठीक है, ये दो भागों में बंटा हुआ होता है। कौन कौन सा भाग, एक तो लैरिंग्स और एक ट्रैकिया, इसके दो भाग होते हैं, लैरिंग्स और ट्रैकिया। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन सा भाग, लैरिंग्स, या इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, लैरिंग्स या साउंड बॉक्स। क्योंकि यहाँ से साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, स्वर यंत्र इसको बोलते हैं, ध्वनि बॉक्स भी कहते हैं इसको, ध्वनि कक्ष भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो इसी भाग से कंपन होने, इसी भाग में पाए जाने वाले स्वर रज्जु जो होते हैं, स्वर तंतु जो होते हैं, उनके टकराने के कारण, उनमें कंपन के कारण ये ध्वनि निकलती है। ठीक है, यह श्वास नली का अग्र रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ध्वनि उत्पादक अंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो स्वर तंतु होते हैं, स्वर रज्जु होते हैं, वो क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं। इस भाग में क्या पाई जाती है बताइए, उपास्थियां पाई जाती है, उपास्थियों का बना हुआ होता है ये भाग, और इसमें उपास्थियां जो है वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार की उपास्थियां हैं वो इसमें होती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एपिग्लोटिस होती है, एथमॉइड होती है, सिग्मॉइड होती है, क्रिकॉइड होती है, तो ये भाग जो है उसमें होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो उपास्थियां हैं, उपास्थियों की बनी होती है इसमें, और इसमें उपास्थियां, ये उपास्थियों के अलावा इसमें क्या होता है, स्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, जिसमें से जो वायु है वो गुजरती है तो क्या उत्पन्न होता है, इसमें कंपन होता है, और कंपन के कारण क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर आता है अगला भाग इसका, कौन सा, ग्लोटिस। ये कंठ के अंदर एक छिद्र के रूप में खुलती है, ग्लोटिस, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। ठीक है, यह ग्रसनी के अधर पर स्थित होता है, ग्रसनी के जो नीचे का भाग है वहाँ पर स्थित ये होता है। वायु लैरिंग्स में कहाँ से होकर प्रवेश करती है, जो कंठ भाग जो है उसके अंदर कहाँ से होकर प्रवेश करती है, ग्लोटिस भाग से होकर ही यह प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा भाग, ग्लोटिस वाला भाग और कंठ वाला भाग। ग्लोटिस वाला जो भाग होता है इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, ये हमने देखा था उसमें, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, या घाटी ढापन भी कहा जाता है उसको। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर है आपका स्वर यंत्र के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें देखिए ये क्या करता है, कंठ ग्रसनी तथा श्वास नली को जोड़ने का काम करता है। इसमें 9 प्रकार की उपास्थियाँ होती है, वैसे प्रमुख 4 होती है। कौन कौन सी, थायराइड होती है, क्रिकॉइड होती है, ये यहाँ पर होती है, ग्लोटिस नहीं होकर के इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस तो घाटी द्वार होता है, छिद्र होता है, यहाँ पर एक उपास्थिल संरचना होती है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है,
फिर आता है इसके पीछे की ओर, यहाँ पर पीछे की ओर जो है ये पाई जाती है, एक प्रकार की और होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो थायराइड होती है,